हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे खूबसूरत सा चैनल ग्लोरियस केमिस्ट्री पे। आपके अपने इस चैनल पर आज बहुत ही मजेदार टॉपिक, बहुत छोटे से टाइम के लिए मैं आया हूं, ठीक है। और ये न्यू क्लास 12th यानी जो बच्चे 2022 में 12th में अपियर हो रहे हैं उसके लिए, ठीक है, 22-23 सेशन के लिए, ठीक है ना। तो 22-23 सेशन के लिए, और ये पहला लेक्चर होगा सॉलिड स्टेट का। बहुत छोटा सेशन है, आप लोग मजे लेके पढ़िए, ठीक है। चलो, तो सॉलिड स्टेट आप लोग को हम पहले बताए थे पहले लेक्चर में कि सिलेबस को किस तरह से कैटेगरी वाइज में डिवाइड करते हैं, टाइप आपको बताए थे, इसके ब्रांच आपको बताए थे, कितने कैसे मार्क्स किससे रहते हैं, ये सारी चीज आपको पिछले लेक्चर मैंने बता दिया था, लेक्चर 1 में। आज चलते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए, ठीक है। सॉलिड स्टेट कौन सा केमिस्ट्री, चलो चेक करो। फिजिकल केमिस्ट्री आपका, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर है, जिसको ठोस अवस्था हिंदी में बोलोगे, ओके। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिजिकल लाइफ हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठोस तो हम लोग रोज देखते हैं, हमेशा देखते हैं, अभी भी देख रहे हैं, हाथ में भी होगा मोबाइल, ठीक है। चलो अब बात करते हैं यहां पर फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। और याद रखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो आप देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, जब ठोस का हम बात किए तो ठोस एक प्रकार का पदार्थ का प्रकार होता है, लेकिन कैसे होता है उसको मैं चेक करता हूं, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाए भाई ऐसा ना बताओ पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जनरली वह मैं आप लोग बोल देता हूं 3 प्रकार के। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन आप ये बोलोगे तो आपका लेवल ये नहीं रहा, ठीक है। ये सब बचवा वाला लेवल है, बचवा समझ रहे हो ना, जो जूनियर लेवल का वो अब आप लोग सीनियर लेवल में आ गए। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस बोलोगे तो ये आपका सही नहीं रहेगा। यहां पर ये नहीं बोलना आपको, गलत है, लेवल इसका लो है। अब चलते सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये भी पदार्थ के ही प्रकार है, लेकिन कैसे और किस आधार पर चलते। तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पदार्थ बोलते हैं किसको है, तो पहले ये जान लो, जो भी वस्तु जगह छेकता है और जिसमें भार होता है या द्रव्यमान होता है उसको हम लोग पदार्थ बोलते हैं। अगेन जैसे वायु देख लो, गुब्बारा में फूकेंगे, अब बताओ गुब्बारा पहले था पचका हुआ, फुलाए तो उसको फूल गया, तो आपने जो मुंह से फूका उसमें गैस गया, हवा गया, तो गैस का कुछ ना कुछ भार होगा। तो वायु भी आपका एक प्रकार का पदार्थ है। गैस जितने भी होते हैं वह भी एक प्रकार का पदार्थ है, भले हमको आंखों से दिखाई दे ना दे। आपको 2 चीज याद रखना, जो जगह छेकता हो जिसमें भार हो, ठीक है, लिख देता हो, जो जगह घेरता हो, जगह घेरता हो एवं भार हो, तो उसे पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। तो उसे पदार्थ बोलेंगे, बस एक लाइन का कहानी था। अब बात करते पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे एक लकड़ी को हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो लकड़ी का ही गुण रहेगा, उसमें 3 भाग में तोड़ेंगे तो लकड़ी का ही गुण रहेगा। लेकिन लकड़ी को जला देंगे तो क्या बन जाएगा? राख। लकड़ी को जलाएंगे राख बन जाएगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसमें अब लकड़ी का गुण नहीं रहा। लेकिन इस लकड़ी को 100 टुकड़ा कर दें, 100 टुकड़ा कर देंगे, फिर भी उसमें गुण लकड़ी का रहेगा, लेकिन जला देंगे तो वह राख बन जाएगा। क्यों? अब जैसे टुकड़ा हो गया, ठीक है, तो टुकड़ा हम फिर से जोड़ सकते हैं, चाहे वो कांटी लगा के ले या आप फेविकॉल लगा के जोड़ सकते हैं, वो लकड़ी बन सकता है। क्या राख को हम किसी चीज से जोड़कर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं ना। इसका मतलब यदि पदार्थ बदलेगा, उसका गुण बदल गया तो रासायनिक पदार्थ, और गुण नहीं बदला तो भौतिक पदार्थ। खीरा को मैंने कई पार्ट में काटा, तो खीरा का गुण बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा, ठीक है, चूंकि उसको काटे हैं। लेकिन उसी खीरा को अब लेके आग पे पकाएंगे तो क्या होगा? खीरा का गुण हो जाएगा चेंज। खीरा का यदि गुण चेंज हो गया तो उसमें हो गया रासायनिक परिवर्तन। तो परिवर्तन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक में मूल गुण बदल जाता है तो उसको हम लोग रासायनिक पदार्थ बोलते हैं, एक में मूल गुण नहीं बदलता है तो उसको हम लोग भौतिक पदार्थ बोलते हैं। चलो, गुण के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के, कौन कौन से? एक भौतिक पदार्थ फिजिकल मैटर, और दूसरा केमिकल पदार्थ रासायनिक मैटर, ठीक है, समझ में आ गया सबको। यदि गुण बदल जाए, ठीक है, गुण बदल जाए तो उसको आप रासायनिक बोलोगे। मैं यहां लिख देता हूं, गुण बदल गया रासायनिक। अब इसको क्या बोलोगे बताओ? गुण नहीं बदलेगा, इसको भौतिक बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग यदि इस तरह से देखोगे, मैंने पीछे कहा पदार्थ कितने प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस बोलोगे तो आपका स्टैंडर्ड लो है, गलत नहीं है, स्टैंडर्ड लो है। तो आप इस स्टैंडर्ड में ठोस, द्रव, गैस नहीं बोल सकते हो, तो क्या बोलोगे? चेक करो। अब तुम लोग फटाफट बताओ पदार्थ कितने प्रकार के?
तीन, दो प्रकार के, तीन नहीं बोलना, दो बोलना। कौन कौन से? एक भौतिक पदार्थ होगी, दूसरा रासायनिक। भौतिक पदार्थ में क्या होगा? गुण बदल जाएगा। जैसे लकड़ी को जला दो, खीरा को पका दो, उसका गुण बदल जाएगा। दूसरा भौतिक किसको बोलेंगे? उसका आकार तो चेंज होगा, गुण चेंज नहीं हुआ। जैसे एक पेज को फाड़ दो, कई पार्ट में फाड़ दो, तो पेज केवल फाटा, उसका गुण चेंज नहीं हुआ, तो वो भौतिक हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग चलते कि ये कितने प्रकार के होते हैं भौतिक। अब आपको बताना है तीन प्रकार के। देखो अब आपको बताना तीन प्रकार के। अब स्टैंडर्ड बढ़ गया थोड़ा सा, देखो इसका लेवल भी बढ़ गया। अब यहां बोल दो ठोस, ठोस बोल दो, द्रव बोल दो और गैस बोल दो। अब बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से आपको पूछ देगा रासायनिक बताओ कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक भी आपका दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध होता है, दूसरा अशुद्ध होता है। शुद्ध मतलब जिसमें कुछ भी मिलावट ना हो। जैसे हम लोग दुकान में सरसों तेल लेने जाते हैं तो कहते हैं ना सरसों का तेल दीजिए, तो क्या उसमें कुछ मिलावट है? यस, मिलावट है, तो इसका मतलब वो मिश्रण हो गया, अशुद्ध बोले। हम घी लेने चले जाए, घी में डालडा मिला हुआ, तो घी शुद्ध है कि अशुद्ध है? मतलब वो अशुद्ध है। लेकिन हम किसी जो घी निकालता है उस व्यक्ति से घी ले तो वो आपको प्योर ही देगा, मतलब किसी प्रकार का मिलावट नहीं। दुकान से लेंगे तो किसी न किसी प्रकार से मिलावट होगा। मिलावट वाले को क्या बोलेंगे? अशुद्ध। चलो, रासायनिक पदार्थ दो प्रकार के, कौन कौन से? एक प्योर, दूसरा इम्प्योर। इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर भी बोलते हैं, मिश्रण। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण तो समझ रहे हो, मिलावट, वही मिश्रण हो गया। चलो अब बात करेंगे ठोस। अब आमतौर पर हम यहां पर देखेंगे ठोस, ये आपका यही पहला चैप्टर क्लास 12 का। ये दो चीज आप लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, बहुत धुआंधार आप लोग पढ़े होंगे। और सबसे ज्यादा गैस के बारे में, बॉयल का नियम है, चार्ल्स का नियम है, एवोगाड्रोस का नियम है, ग्राहम्स का नियम है, वंडरवाल का नियम है, कई सारे नियम है गैस का क्लास 11 में, स्टेट ऑफ मैटर 5वां चैप्टर में। और थोड़ा बहुत है तो लिक्विड का भी है, थोड़ा बहुत लिक्विड का भी है। आप वहां सरफेस टेंशन पढ़ेंगे, विस्कोसिटी पढ़ेंगे, ये सभी के सभी लिक्विड के प्रॉपर्टीज क्लास 11 में। लेकिन क्लास 12 का, और वो भी फर्स्ट चैप्टर आपका सॉलिड स्टेट है। अभी तुरंत आप लोग को बताए थे ना, समझ में आ रहा? फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तो बिल्कुल कंटिन्यू रहो, छोड़ना नहीं है। 10-15 मिनट का वीडियो काफी मजेदार होगा, ठीक है। चलो अब बात करेंगे शुद्ध पदार्थ। पहले ये देख लो, पदार्थ का डायग्राम देख लेना, नोट तो 100% कर लेना। शुद्ध पदार्थ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एक को एलिमेंट बोलते हैं, दूसरा को कंपाउंड। दूसरा को एलिमेंट, तत्व और यौगिक। एक तत्व एक यौगिक, ब्रांच दिख रहा है ना, मैं सबको कैटेगरी वाइज कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, आप लोग मिश्रण कितने प्रकार के पढ़े? तो दो प्रकार के। कौन कौन से पढ़े? एक सममांगी, दूसरा विषमांगी। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, सममांगी और विषमांगी, यस या नो? सममांगी विषमांगी बहुत चर्चा आप लोग करते होंगे जूनियर क्लास में भी, ठीक है। चलो अब फिर हम बात करते हैं यहां पर ठोस के कितने टाइप होते हैं। जनरली देखेंगे तो ठोस के दो टाइप होते हैं, एक को रवादार बोलेंगे, एक को रवादार बोलेंगे, दूसरा को वे रवादार बोलेंगे, ठीक है। इसको अभी चर्चा करेंगे आगे कैसे होगा, ठीक है, और किस तरह से ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले ये जान लो हम तत्व को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तत्व भी तीन टाइप में होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, है कि नहीं? पीरियोडिक टेबल आप लोग पढ़ते होंगे। तीन प्रकार के तत्व होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन? धातु, अधातु, उपधातु। तो तीन टाइप से इसको डिवाइड कर दो। चलो तीन टाइप से इसको डिवाइड कर दो, ओके। किसको? मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। धातु, ओके, चलो, और धातु, उपधातु। तुम लोग क्या करो ना, ऊपर से नीचे नोट करते जाओ ताकि ये समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे और कहां तक आए। चलो अब तीसरा चीज देखो जरा सा, यौगिक। यौगिक भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक को कार्बनिक बोला जाता है, ऑर्गेनिक, और दूसरा को इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक, ठीक है। अब तुम लोग शायद देख लो, सारा का सारा डाटा तैयार हो गया आपका, किस तरह से आपको क्या क्या पढ़ने हैं। तो क्लास 12 में प्यारे बच्चों अभी आपको क्या पढ़ना, चलो चेक करो क्या पढ़ना, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, ओके। चलो तो ये आप लोग का रेडी हो गया एक डायग्राम की किस तरह से क्या क्या आएगा और कैसे कैसे आएगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट। अब आप लोग देखोगे सॉलिड है, ठोस। ठोस सुनते ही आप लोग के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ठोस जितने भी होते हैं उसका दो चीज फिक्स होता है। क्या क्या चीज होता है जरा सा देखो, उसका आकार एवं आयतन, ठीक है। आकार एवं आयतन उसका क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसको आप लोग सॉलिड बोलते हैं। अच्छा जरा सा इस चीज को मैंने डिफाइन करने के लिए मैंने क्या क्या कुछ चीज को लिया, जैसे एक थर्माकोल को ले लिया, एक रबर को ले लिया, ठीक है, ये सारी चीज को ले लिया मैंने। एक काम करते हैं, आप लोग को रबर देंगे खींचने के लिए, 20-25 बार खींचो उसको, छोड़ो, क्या होगा? रबर का साइज क्या सेम टू सेम रहेगा या बढ़ जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि उसका आकार कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा या उसका आकार बदल जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि आकार उसका निश्चित होगा,
ठीक है। अब ये बता दो रबर का आकार बदल गया कि वही है, तो मतलब आकार उसका बदल गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो ठोस तो है लेकिन वो ठोस के कुछ कैटेगरी अलग हो जाएंगे। दूसरा आप थर्माकोल ले लीजिए, थर्माकोल पर कस के प्रेस कीजिए, किसी चीज से, कोई धातु से कस के जब प्रेस करेंगे और फिर से उसको छोड़ेंगे तो थर्माकोल आपका चिपका हुआ आ जाएगा। समझा गया? इसका मतलब वो भी तो ठोस है लेकिन उसका कैटेगरी क्या अलग है। अब चलते इसको हम डिफाइन करते कुछ इस तरह से। अब बात करते जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें छोटे छोटे कण होते हैं और कण के रूप में तीन चीज हो सकता है। क्या क्या चीज? अणु, परमाणु या आयन। और अणु के जितने भी या परमाणु के जितने भी कण होंगे सबको हम डॉट बिंदु के रूप में लेंगे। अब इसमें देखो बिंदु बहुत छोटा छोटा और सभी सटा हुआ है, सटा हुआ नहीं बिल्कुल कॉम्पैक्ट बंधा हुआ है, ठीक है। यानी इसके बीच आकर्षण बल ज्यादा है, IMAF। क्या ज्यादा? IMAF। बहुत बच्चे पढ़े होंगे IMAF का मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अब जरा से चेक करो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे अंतर। अंतर समझ लो, अंदर 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 मतलब उसके अंदर का भाग, अंदर अंतरान्विक। अंतरान्विक यानी कि अंतर मतलब अणु के अंदर आकर्षण बल, आकर्षण बल, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोला था IMAF। सबसे ज्यादा वो ठोस में होता है। अब चलो इसको जैसे गर्म करेंगे, गर्म करें तो अणु क्या करेगा? जैसे बंधा हुआ तो हटना शुरू होगा, हटना शुरू होगा तो या के आके सट जाएगा और इस तरह से आके ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो ये अणु क्या हुआ? जैसे इसको हीट किए तो ये अणु मान लो इसमें 10-15 अणु है और ये अणु इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया। जैसे ज्वाइंट हुआ ये सटा हुआ लेकिन बीच में देखते कुछ कुछ जगह खाली है, ये अणु जगह खाली है ना, इसलिए याद रखिएगा पानी में बहाव का गुण होता है। अणु सटे हुए रहते हैं लेकिन ठोस में अणु बंधे हुए थे जिसके वजह से उसमें बहाव नहीं होते हैं। अब ये हो गया हमारा ठोस, ओके, ये हो गया हमारा द्रव। इसमें जगह बिल्कुल भी खाली नहीं, इसमें कुछ जगह खाली है। अब क्या करते? थोड़ा सा और गर्म करते हैं, थोड़ा सा और गर्म करते तो ये और भी ज्यादा दूर दूर तक हट जाएगा। इतना दूर दूर तक हट जाएगा कि हम लोग आसानी से हाथ पैर फैला सकते हैं, वायुयान को उड़ा सकते हैं, रेलगाड़ी को चला सकते हैं। यानी कि इसका कण बहुत दूर दूर तक हटा हुआ होगा तो उसको हम लोग गैस बोलेंगे, ठीक है। अब आप लोग फटाफट बता दो, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन टाइप के, इस तरह से बोलना है। भौतिक अवस्था कहेगा तब पदार्थ कहेगा तब तीन बोलना है, लेकिन केवल पदार्थ कहेगा तो आपको दो ही बताना है, एक आपका रासायनिक, दूसरा भौतिक। चलो यहां पर देखेंगे कितने प्रकार के पदार्थ भौतिक अवस्था के आधार पर तीन, कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा बात करेंगे IMAF, वो किस में होता है? सॉलिड में। इससे कम किस में होगा? लिक्विड में। इससे भी कम किस में? जवाब दो, गैस में। इसका मतलब यह हो रहा है कि हम जैसे जैसे गर्म करते हैं वैसे वैसे याद रखिएगा पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, ठीक है। गर्म करेंगे तो IMAF कमजोर हो जाता है तो बल टूटने लगता है, दूर दूर तक हटने लगता है, ठीक है। इसको भी गर्म करेंगे द्रव को, किस में? गैस में बदल जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। उल्टा करेंगे, जब इसको ठंडा करेंगे तो अणु आपस में चिपकना शुरू कर देगा, सटना शुरू कर देगा। जैसे जार लगता है, 2-3 आदमी आपस में सट जाता है, लेकिन वही गर्मी लगता है बहुत से। इसका मतलब ठंडा करेंगे तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो गैस आ जाएगा लिक्विड में, फिर इसको भी ठंडा कर दो तो ये द्रव आ जाएगा ठोस में, ठीक है। तो ये था कैटेगरी आपके ठोस के। अब ठोस के कुछ गुण होते हैं और कुछ टाइप होते हैं जो आगे आपको डिस्क्राइब करेंगे। चलो चलो ठोस क्या गुण पहले देख लो। सबसे पहला नंबर IMAF सबसे अधिक होगा, मतलब आकर्षण बल जो होगा सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में होगा। यस या नो? क्लियर है ना? चलो सबसे अधिक ठोस में होगा, जिसके कारण जिसके कारण ठोस अत्यधिक कठोर होता है, ठीक है। आपको आदमी पूछ देगा ठोस कठोर क्यों होता है, किसके वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी आकर्षण बल बहुत ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए ठोस कठोर भी होता है, ठीक है। चलो दूसरा जरा सा चेक करो, इसका मेल्टिंग पॉइंट
और बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसका गलनांक और क्वथनांक जो आता है साधारणतः बहुत ही उच्च होता है। इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। सेकेंड पॉइंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट को तुम लोग नोट करते जाओ मेरे साथ। इसका वैसे ठोस का मतलब ही है कि दिमाग में हटा लो कि उसका सब कुछ ज्यादा से ज्यादा होगा, हाई एंड हाई। तीसरा देख लो, जितने भी ठोस होते हैं प्रायः मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा होगा जो इसमें नहीं आएगा। सभी ठोस प्रायः विद्युत एवं उष्मा का कंडक्टर होता है, सुचालक होता है, ठीक है, सुचालक होता है। अब इसमें तुम लोग लकड़ी को मत लेना, क्योंकि मैंने लिखा प्रायः, तो कुछ चीज इससे निकल भी जाएगा। लकड़ी नहीं आएगा, रबर नहीं आएगा, प्लास्टिक नहीं आएगा, मैं पहले ही बताता हूं क्या क्या नहीं आएगा। चलोगे, अब जरा सा देख लो चौथा, प्रायः का मतलब मैक्सिमम आएगा, कुछ नहीं आएगा। चौथा देख लो, इसमें संपीड़न नगण्य होता है। संपीड़न मतलब समझ रहे हो, लोहा आपको दे दिया और कहेंगे ऐसे करके प्रेस करने के लिए, दाबने के लिए, क्या दबाएगा? नहीं दबाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अणु के बीच खाली जगह नहीं होती, इसलिए नहीं दबाएगा। जैसे मान लीजिए ये 3 उंगली बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है, और भी इसको हम सटा करके कस करके बांध देंगे, फिर इसको दाबने कहेंगे, तो क्या ये कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा जो दब गया वो कंप्रेस मतलब संपीड़ित हो गया, जो नहीं दबा पाया वो संपीड़ित नहीं होगा। क्या लोहा आपसे दब जाएगा? दबा के देखिए, नहीं होगा, तो मतलब वो संपीड़ित नहीं होगा। चलो, अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान नहीं होते हैं। क्यों नहीं होगा? रिक्त स्थान नहीं, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, खाली जगह रहेगा तब नहीं हिलेगा डुलेगा, खाली जगह नहीं मतलब नहीं हिलेगा डुलेगा। चलो, पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विसरण नहीं होता है। विसरण मतलब समझ रहे हो, अब जितना भी ठोस है, अब देखो जितना भी ठोस है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। यदि ऐसा होता तो आप याद रखेगा, आपके घर का सोना चांदी जो भी है वो निकल करके एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। जैसे गैस, देखिए एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। अब इसी में आप लोग कहिएगा सर क्या धूलकण जो होता है वो नहीं जाता? प्यारे बच्चों, धूलकण बहुत छोटा होता है, वो भी ठोस ही है, लेकिन वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वो किसके साथ? हवा के अणु के साथ जाता है, ना कि खुद उड़ के जाता है। समझ में आ गया होगा? हवा के अणु के साथ जुट करके जाता है। हवा ना हो तो क्या मिट्टी चला जाएगा? नहीं जाएगा। समझ आ गया? हवा के द्वारा हो जाता है। तो इसका मतलब विसरण भी उसमें नहीं होता है। चलो, अब बात करेंगे छठा, अब देखेंगे IMAF, सबसे अधिक होने के कारण, ठीक है, सबसे अधिक होने के कारण, ओके, इसका आयतन वॉल्यूम एंड शेप, आयतन एवं आकार, ओके, दोनों निश्चित होता है। आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ओके, सभी बच्चे को यहां तक समझ में आ गया होगा। अगेन नो रिपीट, IMF किसको बोलते हैं पहले तो तुम लोग ये बताओ। तो इसका मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अणु के बीच, यानी उसके बीच जो होता है आकर्षण बल वो काफी ज्यादा हाई होगा, तो उसको हम लोग ठोस कैटेगरी में रखेंगे। और इसी की वजह से इसका क्वथनांक गलनांक जो भी होगा सब कुछ ज्यादा होता है, जिसके कारण ठोस कठोर होता है। ठोस कठोर होगा, क्वथनांक गलनांक ऑटोमेटिक उच्च होगा, वह विद्युत ऊष्मा का चालक ऑटोमेटिक होगा। ठोस कठोर है तो उसको हम दबा नहीं सकते हैं, कठोर है तो उड़ नहीं सकता है, कठोर है तो उसका IMF सबसे अधिक होगा, जिसके कारण इसका आयतन और आकार निश्चित होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठोस के लोअर क्लास के लिए। अपर क्लास के लिए मैं अब स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग इसको नोट करते जाएंगे। ये जिन बच्चे का स्लाइड छूट जाए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बेटर रहेगा, बाद में लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट जरूर तैयार करो, एक अच्छे से फेयर कॉपी जरूर तैयार करो। ये मेरा दावा है, जब फेयर कॉपी आपका तैयार रहेगा तो पढ़ने में आपको आगे का टॉपिक बहुत ही मजेदार लगेगा। चलोगे, तो मैं सिंपली अब बात करता हूं नेक्स्ट स्लाइड। चलोगे, फटाफट से इसको तुम लोग नोट कर लो। अब हम आगे इसको लेके चल रहे हैं, ओके। अभी आप लोग को बता रहे थे ठोस के कुछ गुण, अब आप लोग देखेंगे ठोस के अब ये भी कण के जो अरेंजमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब अरेंजमेंट जो होते हैं वो अलग अलग किस तरह से होते हैं, आपको इस तरह से समझना। जितने भी ठोस होंगे ना, याद रखिए उसके कणों का अरेंजमेंट जो होगा वो 3D में होगा। 3D क्या होता है, बहुत बच्चे को ये पता होगा, और जिसको नहीं पता होगा समझ लेंगे। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो।
इसको हम लोग 3D बोलेंगे, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो और ये जेड एक्सिस हो, ये तीनों एक्सिस हो। और इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि 3D की बात कर रहे हैं तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस होगा। 3D का डायग्राम भी आप लोग को दिखाएंगे एनिमेशन के थ्रू इसमें। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को रेगुलर देखना। चलो यहां पर देखेंगे 3D हम इसको बोलेंगे 3D। 3 का मतलब ही है कि 3 होगा, क्या क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। चलो अब देखेंगे एल बी एच, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 3 ही तो है ना, याद रखेंगे। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम निकलेगा। मतलब वैसा ठोस जिसका हम लोग, या वैसा कण जिसका हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, उसको हम लोग ठोस के अंतर्गत रखेंगे। समझ गया, वो 3D के अंतर्गत होगा। अब चलो अब इसका हम कुछ शेप एंड साइज लेते हैं। इसको क्या बोलोगे, 3D या 2D, ये से नो, चलो फटाफट से बताओ। ये मेरा लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो ये 2D ही है। 2D है तो क्या ये जाएगा उस शेप में, नहीं जाएगा, तो ये गलत है। चलो वेरी गुड। अब जरा से चेक करो, फिर से एक हम नेक्स्ट डायग्राम ले रहे हैं। क्या ये शेप को क्या बोलोगे, 2D या 3D? ओके, ये हमारा 3D है, क्योंकि इसमें देखेंगे 3 चीजें। ओके, क्या क्या जरा से चेक करो। एक तो हमारा लंबाई है, दूसरा ये हमारा चौड़ाई है, तीसरा ये हमारा ऊंचाई है। इसमें 3 चीजें, इसको हम 3D बोलेंगे। 3D वाले जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सभी के सभी ठोस में आएंगे। लेकिन 3D और भी होगा, जो ये सभी के सभी निश्चित है, ये सभी के सभी निश्चित है, लेकिन ये 3D में है, तो ये भी ठोस ही है। जरा सा चेक करो, अवरक का स्ट्रक्चर देखा तुम लोग, ठीक है, ये भी 3D में ही है, इसका भी आयतन निकाला जा सकता है। लेकिन क्या ये निश्चित है, यस या नो? अच्छा, जिलेबी का आकार बता दो, किस ज्यामितीय आकृति से मिलता है? मैथ के किस ज्यामितीय आकृति से जिलेबी का आकार मिलता है, बता दो, समझ जाएंगे। नहीं मिलेगा, मतलब उसको आप क्या बोलोगे, अनिश्चित। ओके, अनिश्चित है, लेकिन कैसा रहेगा, 3D में रहेगा, याद रखेगा। 3D के जितने भी डायग्राम होंगे वो सभी के सभी ठोस में आएंगे। यानी कि एक कणों का जो अरेंजमेंट होगा वो निश्चित होगा, एक कणों के अरेंजमेंट अनिश्चित होंगे, लेकिन दोनों के दोनों किस में होगा प्यारे बच्चों, 3 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन का मतलब जिसका वॉल्यूम निकलेगा, कितने एक्सिस, 3, कौन कौन से, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड की जगह क्या क्या हो सकता है, माप लेंगे तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यदि इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकलेगा। ऐसे ही हम शेप को लेते हैं ठोस के अणु में। ठोस के अणु 2 तरह के अरेंजमेंट में होते हैं, कैसे कैसे, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। अच्छा, इसमें एक और हम डायग्राम बनाते हैं, जरा से चेक करो, इसको क्या बोलोगे, बेलन। इसको सिलेंडर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस। क्या इसका वॉल्यूम निकलेगा, हाँ निकलेगा, तो मतलब ये निश्चित है। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, इसको घुमा देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अमीबा। ये भी 3D में ही है, ये भी आपका 3D में ही है, लेकिन ये क्या अनिश्चित है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अनिश्चित वाले जितने भी अरेंजमेंट होंगे वो सभी के सभी चले जाएंगे दूसरे साइड और निश्चित वाले आ जाएंगे इस साइड। अब आप लोग बता दो ठोस कितने प्रकार के, ठोस 2 प्रकार के, कैसे कैसे, एक निश्चित, दूसरा अनिश्चित। निश्चित वाले की आकृति कभी नहीं बदलेगी, जैसे देख लीजिए लोहा बदलेगा क्या, सोना बदलेगा क्या, हीरा बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, ग्रेफाइट बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। ये सभी के सभी निश्चित में आ जाएंगे। लेकिन उस साइड चलो क्या क्या रहेगा, जरा सा देख लो, रबर आ जाएगा, बदल जाएगा, रबर को आप लोग 2-4 बार खींच के देख लो, बदल जाएगा। प्लास्टिक आ जाएगा, ये सियानो प्लास्टिक आ जाएगा। एक थर्माकोल आ जाएगा, थर्माकोल भी आ जाएगा, ठीक है। कांच भी इसमें आएगा, कांच को थोड़ा सा घेरते हैं और बाद में इसके बारे में बहुत चर्चा करेंगे अभी तुरंत। ये सभी के सभी 2 टाइप में हमने एग्जांपल बता दिया कैसे कैसे अनियमित होगा। अब चलते हैं सवाल, जो निश्चित है उसको क्या बोलेंगे, जो अनिश्चित है उसको क्या बोलेंगे। मैंने स्टार्ट में कहा जो निश्चित होगा उसको रवादार, जो अनिश्चित होगा उसको बेरवादार। कैसे, चलो पीछे बैक थोड़ा स्लाइड लेते हैं। अब यहां देखो दिखा हुआ है ना, ठोस के कितने टाइप, 2 टाइप, कौन कौन से, एक रवादार है, दूसरा क्या, बेरवादार। अब तुम लोग बता दो रवादार में क्या होगा, निश्चित जिसमें आयतन निकलेगा, और इसमें क्या होगा, अनिश्चित। आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को ठोस कितने टाइप के और कैसे कैसे। चलो अब फिलहाल हम आपको डिस्क्राइब करते हैं रवादार और बेरवादार। इसको इंग्लिश में क्रिस्टल बोलेंगे और इसको एमॉर्फस बोलेंगे। इसको वास्तविक ठोस बोलेगा, मतलब यही वास्तविक ठोस है हमारा, और ये भी ठोस है लेकिन झूठा ठोस है, मतलब कुछ गुण इस पर अप्लाई होगा, कुछ अप्लाई नहीं होगा, इस पर सारे गुण अप्लाई होंगे। क्लियर, क्लियर। चलो अब यहां से देखो, तुम लोग बोलना क्रिस्टल क्लियर, रवादार क्लियर मत बोलना, यानी पक्का एकदम समझ गए हो, ठीक है। चलो तो ये मेरा हो गया ठोस 2 टाइप के, कौन कौन से जरा से चेक करो। एक को क्रिस्टल बोलेंगे, ठीक है, एक को क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा को एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड में देख लोगे कणों की आकृति, जो ज्यामितीय आकृति होगी वो क्या होगी, निश्चित होगी। निश्चित कैसे, जरा सा देख लो, ये बेलन है हमारा, ये 3D में, ओके, ये हमारा क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये भी हमारा 3D में, बट ये सेफ नहीं है, ये भी निश्चित है, लेकिन क्या है
2D में, तो इसको मुझे नहीं लेना, इसको छोड़ देना, ठीक है। अब देखेंगे क्रिस्टल जिसको रवादार बोलेंगे हिंदी में, यदि एमॉर्फस होगा तो इसको वे रवादार बोलेंगे, वे रवादार बोलेंगे, ठीक है। ओके, चलो कहानी खत्म। अब आप लोग को यहां पर यह देखना कि इसका जो कण का अरेंजमेंट होगा, डिफिनेशन एक लाइन का, अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम त्रिविम ज्यामितीय आकृति में, ज्यामितीय समझ लो, मैथमेटिकल पोर्शन में, ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाला, ये मैथमेटिकल पोर्शन ही है, ज्यामितीय आकृति में निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या बोलोगे तुम लोग बता दो, रवादार, क्या बोलोगे, रवादार। रवादार को आप क्या बोल सकते हो, क्रिस्टल, इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। समझ में आ गया सबको, यस या नो, सबको समझ में आ गया। इसका जस्ट उल्टा कर दो, क्या करोगे, अवयवी कणों की व्यवस्था क्रम त्रिविम ज्यामितीय संरचना में क्या हो, अनिश्चित हो, ये क्या हो जाएगा, एमॉर्फस, वे रवादार हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा कण का अरेंजमेंट लेकर के समझाते हैं, किस तरह से निश्चित, किस तरह से अनिश्चित। यहां पर देखेंगे ये जो भी हमारा इस शेप के बारे में हम लोग जान रहे हैं, निश्चित है। इस शेप जैसे तैसे जिक जैक बना हुआ तो ये अनिश्चित है। ये 2D है तो इसको मैं नहीं लूंगा, ये 3D है तो इसको मैं ले सकता हूं, ठीक है। 2D वाले को नहीं लेंगे, 3D वाले को केवल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। अब अगला साइड देखो, अब ये भी कण है, तो अब ये भी कण क्या क्या हो सकता है उसको मैं बता देता हूं यहां पर। अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है कि इसमें जो कण उपस्थित रहेगा, अवयवी कण का मतलब है कि इसमें जो भी चीज उपस्थित रहेगा उसको हम लोग अवयवी कण बोलते हैं। अब अवयवी कण या तो अणु होगा, एक ही टाइप का होगा, या तो वो परमाणु होगा, ठीक है, या वो आयन होगा, यही 3 हो सकते हैं अवयवी कण, ठीक है। अब हमको बताना कि एक निश्चित दूसरा अनिश्चित, और यहां पर डिफरेंस भी हो जाएगा, तो पेन पेपर लेकर के रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। चलो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक निश्चित डायरेक्शन लेते हैं, एक निश्चित दिशा लेते हैं, ठीक है। चलो तुम लोग इसको समझो, एक मैंने निश्चित दिशा ले लिया ना, इसमें भी एक निश्चित दिशा लेते हैं, ले लिए। चलो और फटाफट से देखो कण का व्यवस्था क्रम, अरेंजमेंट, कण का अरेंजमेंट। अब इसको समझेंगे, यहां जरा सा चेक करो, रेड है ग्रीन है, 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 रेड। क्या ये निश्चित है कि अनिश्चित है, और व्यवस्था क्रम एक जैसा लग रहा कि अलग अलग, तो इसको आप क्या बोलोगे, निश्चित, निश्चित अरेंजमेंट बोलेंगे। अब जरा सा इधर चेक करो, क्या जरा सा चेक करो, रेड है ग्रीन है, रेड रेड ग्रीन। अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहां पर क्या आना चाहिए, ग्रीन आना चाहिए, आ गया रेड, तो निश्चित है कि अनिश्चित है, ये इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब अनियमित रूप से है ये, ठीक है। चलो मैं लिखता हूं, ये हमारा नियमित है और ये क्या अनियमित, ऐसे भी लिख सकते हैं, अनियमित, अनियमित व्यवस्था क्रम लिख सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर पैटर्न में और ये रेगुलर पैटर्न में, डिसिप्लिन पैटर्न भी बोलते हैं, निश्चित व्यवस्था क्रम। ओके, सबको समझ में आ गया। चलो अब जरा से देखोगे, इसमें शुरू से लेके अंत तक सब कण एक के जैसा है, शुरू से लेके अंत तक एक के जैसा है। इसका मतलब बहुत लंबा भी लाइन रहेगा तो एक के जैसा होगा, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घपरास। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घपरास। दीर्घपरास को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग रेंज। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्ग रेंज। अब जरा से इसमें देखो व्यवस्था क्रम कैसे है, क्या है ये, यहां से यहां तक देखो, ठीक है, फिर गड़बड़ है। अच्छा देखो इसमें जरा सा इधर देखो, ये भी हमारा ठीक है, फिर आगे जरा सा देखो, ये ग्रीन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए ना, यहाँ ग्रीन आ गया। अब देखो यहाँ दोनों ये सही है, यहाँ देखो ये दोनों सही है, इधर ये गलत है, तो इसका मतलब ये रहा कुछ दूर तक एक जैसा लगेगा, कुछ दूर तक अलग लगेगा। इसका उल्टा इसमें ये क्या हो जाएगा, ये नियमित है तो वो अनियमित है, ये दीर्घ है तो वो क्या होगा, जरा सा देखो, ये हमारा लघु हो जाएगा, लघु परास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, शॉर्ट रेंज। यस या नो, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट रेंज में कण होते हैं, इसमें कण कैसे होते हैं, लॉन्ग रेंज में होते हैं। अच्छा एक चीज और जरा सा चेक करो, हम तो रेखा ऐसे से लिए हैं, तो ये हमारा अलग अलग है, एक लाल है तो एक उजला है, एक लाल है तो एक हरका है, एक लाल है तो एक हरका। हम इसको ऐसे करते हैं, ये डायरेक्शन लेते हैं, ये डायरेक्शन सबको दिख रहा होगा। अब ये डायरेक्शन बताना कैसे, लाइन के नीचे लाइन के ऊपर, और इसमें भी क्या करते हैं, सेम टू सेम इस डायरेक्शन से यहां पर भी लेते हैं, चलेंगे, दोनों में सेम टू सेम डायरेक्शन दिख रहा होगा। अब आप लोग को ये बताना है कि ये लाइन के नीचे कैसा है, ये हरा है, ये हरा है, ये हरा है, ये हरा है, मतलब लाइन के नीचे सब एक जैसा है, हरा वाला। लाइन के ऊपर देखो क्या है,
लाल है, लाल है, लाल है, लाल है, लाल है। मतलब अब देखो लाइन के नीचे केवल क्या है, केवल हरा है, लाइन के ऊपर क्या है, केवल लाल है। अब जरा सा ये डायरेक्शन में देखो, एक डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में देखोगे एक लाल है तो दूसरा हरा है, एक लाल है तो दूसरा हरा, मतलब हमने डायरेक्शन को चेंज किया तो ये अलग अलग व्यवस्था को दर्शा रहा है, ये लेकिन निश्चित है, मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, भले व्यवस्था अलग अलग हो गया, लेकिन याद रखिए अरेंजमेंट इसका निश्चित है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम दैशिक। इसको हम क्या बोलेंगे, विषम मतलब अलग अलग, दैशिक मतलब दिशा, अलग अलग दिशा लिए तो फिर भी अरेंजमेंट हमारा सेम टू सेम है। विषम दैशिक इसको शॉर्ट, विषम दैशिक इसको ठोस बोलते हैं, ठीक है। अब इसका उल्टा जरा सा देख लो, इसको विषम दैशिक इसको क्या बोलेंगे, पहले भी लिए थे तो ये अव्यवस्थित था, मतलब एक था लाल हरा फिर आ गया लाल लाल, तो मतलब इसका व्यवस्था गलत हो गया पहले में भी जब ये डायरेक्शन था। इस डायरेक्शन में देखो क्या है, ये देखो लाल है, ये भी लाल होना चाहिए, ये भी लाल होना चाहिए, ये भी लाल होना चाहिए, ये भी लाल है, क्या एक जैसा है, ये श्यानो नहीं है। पहले भी इसका इस डायरेक्शन में भी अलग अलग था, इस डायरेक्शन में भी इसका अलग अलग है, मतलब डायरेक्ट हम बोले पहले भी इसका वैसा ही था जैसा कि अभी था, पहले भी असमान था और इस डायरेक्शन में लिए तो भी असमान है, इस डायरेक्शन में भी असमान, इस डायरेक्शन में भी असमान है, मतलब डायरेक्शन बदले फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही जैसा है, एक ही जैसा, तो इसको क्या बोलेंगे, समदैशिक ठोस, आइसोट्रॉपी सॉलिड, समदैशिक ठोस। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मतलब एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सभी को। चलो वेरी गुड। अब देखेंगे ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे आपको बता रहे हैं। अब देखेंगे जितने भी ठोस होते हैं ना, क्रिस्टल जितने भी होते हैं, आप याद रखिएगा उसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे डायमंड ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, बहुत हीट कैपेसिटी होती है, तो इसकी उष्मीय क्षमता क्या होती है, उच्च। उष्मीय क्षमता क्या होती है प्यारे बच्चों, उष्मीय क्षमता इसकी उच्च होती है। लाइन पूरा कर लेना, इसकी क्या होगी, उष्मीय क्षमता क्या होगी, जरा सा चेक करो, उष्मीय क्षमता इसका क्या होगा, निम्न होगा। हीट कैपेसिटी इसकी लो होगी, ठीक है। जैसे रबर ले लो, प्लास्टिक ले लो, थोड़ा सा भी डालोगे तो पिघल जाएगा, कहानी खत्म है। लेकिन इसको हाई टेम्परेचर ले जाएंगे फिर भी ये सह लेगा, पिघलेगा तुरंत नहीं। हाँ, किसी निश्चित क्वथनांक पर आकर के 5000, 2000, 1000 डिग्री सी आएगा तब ये पिघलेगा, ऐसे नहीं पिघला यार, ये तो 100 डिग्री से भी कम में भी पिघल जाएगा। थर्माकोल को ऐसे सटा दो किसी गर्म चीज में, कहानी खत्म उसका, ठीक है। चलो अब यहां पर बात करते वही बोला, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, उच्च होगा। इसका क्वथनांक भी उच्च और गलनांक भी उच्च, मतलब शार्प होता है। शार्प का कहने का मतलब यह है कि जिसका जितना होगा वो निश्चित होगा, लेकिन 100 से ज्यादा होगा। इसका क्वथनांक गलनांक कुछ होता है तो इसका क्या होगा, उल्टा। इसका क्वथनांक एवं गलनांक, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट निम्न होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है। चलो अब यहां पर जरा सा देखो, विद्युत एवं उष्मा का यह चालक होता है, विद्युत एवं उष्मा का ये क्या होता है, चालक होता है। अब देखो रबर प्लास्टिक क्या होगा, चालक या कुचालक, फटाफट से बता दो क्या होगा, जरा सा देखो, विद्युत एवं क्या होगा, उष्मा का कुचालक। अब तुम लोग ये बता दो, हम रबर लेकर के इस पार से लेन को जोड़ेंगे, क्या इस पार लेना है, नहीं आएगा। लेकिन उल्टा करो, लोहा लाइग ले लो, इस पार जोड़ो, वो पार भुक से आपको करंट मार देगा। इसका मतलब जितने भी क्रिस्टल होंगे विद्युत उष्मा का चालक, जितने भी और क्रिस्टल होंगे विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होगा। दैट्स फिनिश। चलो अब थोड़ा सा हम इसमें एक चीज और क्लियर करते, कम से कम 6-7 पॉइंट होगा। अभी तो ये 3 ही 4 पॉइंट हुआ, एक निश्चित दूसरा अनिश्चित व्यवस्थाकरण, दूसरा एक दीर्घ प्रास, दूसरा लघु प्रास, तीसरा एक विषम दैशिक किसको बोलेंगे, अलग अलग अवस्था होगा तो गुण इसका अलग अलग होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, पहले भी गुण अलग अलग था, बाद में भी गुण अलग अलग है, तो मतलब एक के जैसा होगा, पहले भी बाद में भी, तो इसलिए इसको समदैशिक बोलेंगे। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर, समदैशिक का मतलब एक समान, समदैशिक का मतलब है कि एक समान इस अवस्था में कि कण का अरेंजमेंट पहले भी असमान था, बाद में भी असमान है, पहले भी वैसा ही था जैसा कि बाद में, इसलिए इसको समदैशिक बोलेंगे। चलो तीसरा पॉइंट, चौथा, इसकी हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और इसकी हीट कैपेसिटी लो होती है। तीसरा चलोगे, अब चौथा हो गया। पांचवा देखोगे, इसका क्वथनांक गलनांक काफी हाई होता है, इसका क्वथनांक गलनांक लो होता है। एग्जांपल्स आप लोग समझ गए होंगे। इसका देखेंगे विद्युत एवं उष्मा का चालक होता है और ये विद्युत एवं उष्मा का कुचालक होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आप लोग को बताने वाले नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब आप लोग को देखना है इसमें, ठीक है, ये जो होता है आपका ट्रू सॉलिड होता है, इसको वास्तविक ठोस बोलेंगे, इसको वास्तविक ठोस बोलेंगे, ठीक है।
क्रिस्टल को वास्तविक ठोस बोलेंगे, इसको ट्रू सॉलिड भी बोला था, और इसको याद रखेगा छदम, छदम ठोस बोला जाता है। छदम ठोस का मतलब होता है झूठा ठोस, मतलब ठोस के कुछ गुण इस पर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो छदम ठोस या इसको बोला जाता है, याद रखिएगा सही बच्चे, आभासी भी बोल सकते हो, आभासी ठोस भी बोल सकते हो, या इसको और भी बोल सकते हैं अति शीतित द्रव, क्या बोलते हैं इसको, अति शीतित द्रव भी बोल सकते हैं, सुपर, इंग्लिश में सुपर कूलिंग लिक्विड। अब जरा सा इसको मैं समझाऊं तो आप लोग को थोड़ा सा इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि सुपर कूलिंग लिक्विड किसको बोलते हैं। केवल इसका एग्जांपल एक ही होगा, कांच। मैंने आपको पहले भी कहा था कांच के बारे में डिटेल्स बाद में बताएंगे। अब देखो हजारों साल पुराना घर, आप लोग हॉलीवुड वाला मूवी देखे होंगे, हॉलीवुड के मूवी में आप देखेंगे जितने भी पुराना घर होते हैं ना, वो कांच का ग्लास, कांच वाला आप घर देखेंगे जो ग्लास वाला होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो फूटा रहता है, लेकिन नीचे वाला पार्ट फूटा हुआ नहीं रहता है। कैसे? अब देखिए एक गिलास आप पानी ले लिए, एक गिलास पानी ले लीजिए, इसको ऐसे करके उछलिए तो गिलास का पानी कहां आएगा, सिंपली नीचे आएगा। गिलास का पानी क्या आएगा, नीचे। इसका मतलब गिलास का पानी गुरुत्व के कारण नीचे आ रहा, बहाव हो रहा। बहाव मतलब तरल है, पानी क्या है, तरल है, तरल मतलब द्रव, वो बह रहा है। उसी तरह से जब कांच को हजारों साल तक, ठीक है, यहां देख लो, हजारों सालों तक या वर्षों तक इसको आप खड़ा रखोगे तो क्या होगा, ऊपर से कम धीरे धीरे नीचे आता, धीरे धीरे नीचे आएगा, एकदम धीरे धीरे नीचे आएगा। तब क्या होगा, ऊपर वाला भाग इसका एकदम पतला हो जाएगा और नीचे वाला भाग इसका मोटा हो जाएगा। जैसे ऊपर वाला भाग पतला हुआ तो याद रखिए किसी चीज का टोकर लगा तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन नीचे वाला टोकर लगा तो फूटेगा नहीं, फूटेगा। इसलिए नीचे हो जाता है मोटा मोटा और ऊपर हो जाता है पतला, ठीक है। पतला होने की वजह से शीशा का ऊपर का भाग फूट जाता है, नीचे का नहीं फूटता, मोटा होने की वजह से। अब चलो इसको समझो आखिर नीचे कैसे आ गया। हजारों साल तक जब इसको खड़ा रखा जाता है तो याद रखेगा, यहां पर मान लिया जाए 200 कण था और यहां पर भी 200 कण था। अब ये एकदम इतना स्लो चेंज होता है, इसको चेंज होने में 1000 साल लग जाता है। तो 1000 साल तक हम जिंदा तो नहीं रह सकते, लेकिन 1000 साल पहले जो घर बना हुआ उसको हम लोग देख के समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था हॉलीवुड के मूवी पे देखिए कुछ ऐसे फोटो या वीडियो जिसमें कि दिखाया जाता है कि इस घर खिड़की जो होता है वो शीशा फूटा हुआ रहता है। खिड़की का शीशा जब फूटा हुआ रहता है, इसका मतलब है फूटा हुआ शीशा देखेगा ऊपर का रहता है, नीचे जड़ वाला नहीं। जड़ वाला क्या है, जड़ वाला मोटा होता है, ऊपर वाला क्या है, पतला हो जाता है। अब इसे ये चीज समझ में आ गया, ऊपर से जब नीचे कण आ रहा है तो 200 था, 1000 साल के बाद ऊपर में 50 गो कण बचा, तो 150 कण कहां चला गया, 150 कण नीचे आ गया। 150 कण जैसे नीचे आ गया तो नीचे हो गया 350, ऊपर हो गया 50। सिंपली नीचे मोटा हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया, पतला। समझ में आ गया होगा। इस तरह से इसको हम लोग वास्तविक ठोस बोलते हैं क्रिस्टल को, इसको छदम या आभासी या अतिशीतित द्रव हम बोलते हैं। किसको, इसमें अतिशीतित द्रव का क्या एग्जांपल होगा, कौन, कांच। इसलिए कांच को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल या अक्रिस्टल। चलो कांच को क्रिस्टल या अक्रिस्टल बोलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारा कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहेंगे, कांच का आकार चेंज हो गया इसलिए इसको कहेंगे। अब इसको जरा सा हम फोटो से समझे तो बेहतर होगा। मैं कुछ यहां पर फोटो दिया हूं, कौन सा दिया हूं फोटो, जरा सा देखो। ये लौह स्तंभ है, पता है आपको, ये लगभग 1500, अभी लगभग हो गया इसका 1600, लगभग 1600 साल तक ये ऐसे खड़ा है और ऐसे खड़ा, इसमें कोई तरह का चेंजिंग नहीं हो। 1600 साल, याद रखिएगा 1000 साल से ऊपर क्रॉस कर चुका है। जरा सा ये देखो, ये मैंने लिया है 800 साल पहले का एक घर का फोटो, मैंने नेट से डाउनलोड किया, ठीक है। और इसी का एक दूसरा मैंने फोटो यहां भी डाउनलोड किया, सेम टू सेम खिड़की का था, विंडो का था, दोनों का मैंने अलग अलग पार्ट किया। यहां पर देखेंगे ये ग्लास सेम टू सेम फिक्स है, और यहां पर देखेंगे ऊपर का भाग ये खाली है, मतलब शीशा फूटा हुआ। नीचे का भाग देखिए शीशा फूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब नीचे का भाग मोटा हो गया था, ऊपर का भाग पतला हो गया इसलिए फूट गया। अब देखिए क्या ऐसा लोहा में हुआ, लोहा में होता तो ये भी बेचारा पिघल करके नीचे आता, नीचे जब इसका मोटा होता ऊपर पतला, पता चलता ये आकृति जो गोल गोल बना है ये सब टेढ़ा घोचा हो जाता। समझ में आ गया होगा। तो इसमें कोई तरह का चेंज, क्रिस्टल में कोई तरह का चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको वास्तविक ठोस बोला गया। शीशा या ग्लास में चेंज हो गया, इसलिए इस ग्लास को हम लोग बोलेंगे अक्रिस्टल। समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। चलो अब बात करते हैं, आपको दोनों डिफरेंस हो चुका है। अब दोनों डिफरेंस हो चुका तो जरा सा ये देख लो, क्रिस्टल की कहानी और एमॉर्फस की कहानी खत्म। क्रिस्टल के प्रकार कितने होते हैं? क्रिस्टल को आमतौर पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला इसमें क्रिस्टल का पहला टाइप है आयनिक क्रिस्टल या सॉलिड ही लिखते हैं, ओके। दूसरा है मेटालिक सॉलिड या क्रिस्टल भी लिखोगे तो चलेगा। तीसरा इसका नेटवर्क सॉलिड, और इसको बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। क्लियर। अब इसका चौथा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखेंगे ये मेनली इसमें 4 ही होते हैं, आगे आपको बताएंगे इसके 3 टाइप होते हैं मॉलिक्यूलर के, ठीक है। आगे बताएंगे मॉलिक्यूलर के 3 टाइप होते हैं, बट जरा सा इसका देख लो, तुम लोग चेक कर लो। आयनिक का मतलब इसका शॉर्टकट क्या होगा, कैसे पहचानोगे, एग्जाम्पल दिया रहेगा कैसे पहचानोगे। इसका पहचानने का तरीका है, एक मेटल होगा दूसरा नॉन मेटल होगा, मतलब एक धातु होगा दूसरा क्या होगा अधातु होगा, एक प्लस चार्ज बनाएगा दूसरा माइनस चार्ज बन गया तो समझ जाइए एक वो आयनिक ठोस है। जैसे NaCl Na पे प्लस Cl पे क्या चीज माइनस, NaCl हमारा क्या आयनिक ठोस है। दूसरा देख लो मेटेलिक, मतलब इसमें केवल धातु होगा, ठीक है। तो कांसा देख लो, पीतल देख लो, सोना चांदी का जेवर देख लो, जिसमें कि 2 धातु का मिश्रण हो उसको देख लो, या एक भी धातु का रहेगा तो चलेगा। तो एक धातु का देख लो, आयरन देख लो, Au देख लो, Ag देख लो, यानी कि इसमें केवल और केवल धातु होगा। तो धातु कौन से चार्ज बनाते तुम लोग बता दो, प्लस चार्ज। क्लियर। अब जरा से देखो नेटवर्क केस को बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड केमिस्ट्री में, केमिकल बॉन्ड में किस में बनता है, तो नॉन मेटल टू नॉन मेटल, अधातु से अधातु में बनेगा, ठीक है। अधातु से अधातु बनेगा, जैसे कार्बन होगा ऑक्सीजन होगा, कार्बन भी अधातु है ऑक्सीजन भी धातु है। CO2 आपका जिसको ड्राई आइस बोलेंगे। कहीं आग लगता है तो आप देखेंगे बिल्डिंग पर कहीं आग लग गया, आप लोग देखेंगे फॉरेन कंट्री में क्या होता है, CO2 का एक गोला बना के रखा जाता है, और बिल्डिंग पर कहीं आग लगता है ना तो CO2 के गोले को उसके ऊपर फेंक दिया जाता है और गोला ब्लास्ट करता है तो आग तुरंत बुझ जाता है, क्योंकि ये आग को बुझाने में मदद करता है ना। लेकिन हमारे अभी इंडिया में ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप उतना नहीं है, नेता सबका कमाल है। अब चलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करेंगे, यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें एक ही प्रकार के अणु होंगे। जैसे बर्फ आप लोग खाते होंगे तो बर्फ में किसका अणु होगा, केवल और केवल H2O का, दूसरा अणु इसमें इंटर नहीं करेगा। अच्छा आयोडीन नमक खाते हैं उसमें किसका अणु है, I का, ठीक है। अच्छा हीलियम गैस देखते हैं, ठीक है, जब उसको कंप्रेस किया जाए तो वो ठोस में बदल जाएगा, या आर्गन गैस को देखते हैं। ये सभी के सभी क्या एक ही प्रकार के अणु इसमें होंगे। अब इसमें आपको बताएंगे 3 टाइप के कौन कौन से होंगे, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको मैं छोड़ के जा रहा हूं, आपको बताना है कि केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है, और सबसे वीक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को क्या बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग अभी तक देख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। क्रिस्टल और क्रिस्टल में आप लोग अंतर अपने फेयर कॉपी में लिख करके हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम चैनल पे जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लास था, ठीक है, कि इसको हम लोग अलग अलग डिवाइड किए थे, और आज का कोटेशन देख लेंगे। लुक एट, जब सब कोई साथ छोड़ दे तो एकांत नहीं अपनाना, एकांत में जाके फालतू चीज सोचोगे तो किसको अपनाना है, किताबों को अपनाकर हम सफर बना लो। याद रखिएगा नसीब तो नहीं लेकिन जिंदगी आपका जरूर बदल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहां तक के लिए आपको प्यार और सपोर्ट देखने बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।